हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। उसमें हम लोगों ने लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक फैराडे लॉ, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि दो टाइप के दो लॉस जो थे फैराडे ने दिए थे, तो उनको वन बाय वन करके हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फैराडे का फर्स्ट लॉ था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस। अब हम इसी के ऊपर जो फैराडे थे, माइकल फैराडे, इन्होंने लॉ दिए थे कुछ, या फिर हम बोल सकते हैं रूल्स बनाए थे, जो कि बताते हैं कुछ अलग अलग डिफरेंट, मतलब दो दो रूल्स हैं, दोनों ही अलग अलग जानकारी प्रोवाइड करते हैं हम। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं क्या कि जो फैराडे लॉ है क्या है। देखो, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड एट an electrode during electrolysis is directly proportional to the total electric charge passed through the electrolyte. ओके, तो ये दिया था स्टेटमेंट इन्होंने, जो फैराडे थे उन्होंने। तो मतलब क्या बोलता है कि m will be directly proportional to q। ओके, इनका सीधा सा मतलब ये था कि m क्या होगा, जो चार्ज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z m इज इक्वल टू हो जाएगा z q। ओके, यहाँ पे z क्या होगा, देखो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये याद रखना थोड़ा सा कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम बोलते हैं z को। ओके, ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, हम बोल सकते हैं जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका मास है m और उसका चार्ज क्या है q। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ के बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर, कितना 1 एम्पियर का जब भी हम करंट पास करेंगे इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। ओके, यानी कि दो चीजें यहाँ पे कंडीशंस लग गई, एक तो 1 एम्पियर का करंट पास करना है और दूसरा क्या 1 सेकेंड तक हमें करना है। ओके, तो जब जितना भी मास डिपॉजिट होगा, मीन्स क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ओके, तो ये हम क्या बोल देंगे इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू द कूलम इज पास्ड। ओके, यानी कि इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आइए फिर से हम वही फॉर्मूला m इज इक्वल टू जेड क्यू, इससे हम समझ लेते हैं। m इज इक्वल टू जेड क्यू के बाद हम अगर देखें तो m की वैल्यू, z की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, ई डब्ल्यू अपॉन एफ। ओके, तो ई डब्ल्यू अपॉन एफ हम बोल सकते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो n इंटू एन फैक्टर, इसकी m की वैल्यू को हम अगर निकालें तो n इंटू एन फैक्टर विल बी इक्वल टू q अपॉन f। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, इसमें क्या हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी w अपॉन ई डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू, ये हम इसको इस साइड से डिनोट कर सकते हैं, इस टाइप से हम डिनोट कर सकते हैं, n इंटू एन फैक्टर। ओके, एन एफ, तो n इंटू एन एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनली चार्ज की वैल्यू अगर हम रखें तो आई टी बोल सकते हैं। आई क्या, करंट पासिंग, यहाँ पे हमने टर्म्स लिखे भी हैं, आई टी अपॉन एफ। ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू हो गई n इंटू एन फैक्टर की, जो कि क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इनमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि पहली बात अगर हम करें तो n क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स, और एन एफ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, यानी कि नंबर कितने कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, वो हो गए वैल्यू ऑफ एन एफ। ओके, आई क्या होगा, करंट जो हम पास कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए, और 1 एफ यानी कि एक फैराडे की वैल्यू क्या होगी, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं एन ए, यानी कि एवोगाड्रो नंबर इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर इंटू 1.6, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 1 फैराडे की वैल्यू निकल के आ जाती है, जो कि है कितनी, कूलम में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 96,500 कूलम, ये वैल्यू हो जाती है 1 एफ की। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो एक दो तीन चीजें हैं, जैसे कि पहली चीज जो स्टेटमेंट है इनका, फैराडे का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, और दूसरी चीज ये वाला फॉर्मूला, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमने प्रोपोर्शनलिटी बताई है किस किस के बीच में, मास और ये चार्ज के बीच में, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें
तो तीसरी चीज जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लास्ट वाला ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ साथ ये जो टर्म्स हैं इस वाले फॉर्मूला में जितने भी यूज हुए हैं वो सारे कुछ ये डिफाइन करता है। ओके, और ये 1 फैराडे का जो वैल्यू है 96,500 कूलम जो वैल्यू है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स में ये यूज हो जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या फैराडे का सेकंड लॉ है जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इन्होंने दिया था। पहला लॉ तो हमने देख लिया कि क्या बोलता है ना, अब देखते हैं सेकंड लॉ। व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जब भी सेम अमाउंट की, जैसे अभी हमने देखा था कि कितना 1 एम्पियर के कर रहे थे हम लोग, पास करवा रहे थे ना इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर हम इसमें देखें व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो ये क्या बोल दिया इन्होंने कि उतना ही अमाउंट का हम इलेक्ट्रिसिटी फिर से पास करवाएंगे, लेकिन इसमें क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया थोड़ा सा, इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ओके, तो जब हमारे पास ये कंडीशन करेंगे हम, तो हमें कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर हम कुछ सब्सटेंस का मास होगा, डिपॉजिट होगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ओके, वो इक्वल होगा केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। तो फर्स्ट लॉ से हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो फिर m इज इक्वल टू डायरेक्टली m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mw अपॉन f। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसी से हम निकालें तो m इज इक्वल टू e अपॉन w। ओके, और नेक्स्ट अगर हम इसी को रखें, नेक्स्ट अगर हम क्या करेंगे, इनको m1 अपॉन m2 करके देखें, कैसे m1 अपॉन m2, अगर दो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको कंपेयर करके देखें तो m1 अपॉन m2, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, w1 अपॉन ew2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, तो इस वैल्यू से हमारे पास n1 इंटू nf1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इंटू nf2। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू ऑफ सेकंड लॉ की आ जाती है। तो इस टाइप से हम इनके दोनों लॉ को समझ सकते हैं, क्या क्या लॉ हो सकते हैं। ओके, फैराडे के जो फर्स्ट लॉ था वो क्या बता रहा था, पहली चीज m इज इक्वल टू डायरेक्टली m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, और अगर हम दूसरी चीज इधर देखें तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे भी सेम है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, बट इन दोनों में ये जो फाइनल फॉर्मूला है वो हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ये कंपैरिजन बता रहा है और वो पहला वाला कंपैरिजन नहीं बता रहा था। ओके, और वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली या वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा था। अब इसके बाद अगर देखें तो सेकंड लॉ में जो करंट एफिशिएंसी आएगी जो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग निकल के आती है, वो क्या होगी, देखो, द एक्सटेंट ऑफ डिजायर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन डिवाइडेड बाय द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो भी डिजायर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से, तो क्या निकल के आएगी हमारी करंट एफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको ना याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, करंट एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू आई, यानी कि जो क्या है आई, करंट। ओके, करंट एक्चुअली यूज्ड, मतलब कि इस रिएक्शन में जितना भी करंट यूज हुआ है, तो करंट एक्चुअली यूज्ड अपॉन करंट टोटल सप्लाइड, यानी जितना भी टोटल सप्लाई किया गया था उसमें से कितना यूज हुआ है इनटू 100। ओके, तो यहाँ से हम करंट एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो जाता है हमारा फैराडे लॉ। दो ही स्टेटमेंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं, और अगर नहीं भी आता है तो ये जो वैल्यू है हमारी 1f इज इक्वल टू 96500 कूलम, ये वैल्यू काफी न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती है, तो इतना सारी चीजें हमें याद करने की जरूरत इसमें पड़ने वाली है। ओके, तो ये फैराडे लॉ के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा नेक्स्ट सिनेरियो आता है कि हमारे पास जो बैटरीज है वो कैसे बनती है, बैटरीज या फिर हम सेल की बात करते हैं, तो बैटरीज क्या है, देखो, इफ अ नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैटरी, यानी कि जब भी हम काफी नंबर ऑफ सेल्स को, जो हमने अभी अभी पढ़ी थी, तो जो कितने टाइप के हमने सेल्स पढ़ ली थी अभी, है ना, तो वो सेल्स को हम नंबर ऑफ मतलब सीरीज में कनेक्ट करें, किसी भी नंबर के हम कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 3 या 4, किसी भी नंबर्स ऑफ बैटरीज को हम अगर सीरीज में ऐसे लगा दें, तब क्या देखने को मिलेगा, हमें एक बैटरी बन जाएगी हमारी, है ना। अब बैटरी के बाद अगर हम बात करें तो वेरियस बैटरीज और सेल्स में बी क्लासिफाइड मेनली इनटू द 2 टाइप्स, तो ये दो बैटरीज होती हैं वो 2 टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला हम कैसे बोल सकते हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेल्स, और दूसरी बोल सकते हैं हम क्या, सेकेंडरी बैटरीज और सेल्स। तो प्राइमरी बैटरीज क्या होंगी, देखो, प्राइमरी बैटरीज आर
those in which redox reactions occurs only once, यानी कि इसमें क्या होगा, redox रिएक्शन एक बार होगी देखने को मिलेगी। ओके, और अगर हम देख सेकंड चीज क्या देखें, एंड सेल्स बिकम डेड आफ्टर सम टाइम एंड कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक बार यूज हुआ, यानी कि हम लिख सकते हैं वन टाइम यूजेबल। ओके, वन टाइम यूजेबल हो गई, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक बार जैसे ही डिस्चार्ज हुई उसे हम एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की तरह हम फेंक देंगे इसको, है ना। तो ये हमारे पास हो गई प्राइमरी बैटरी, यानी कि एक बार यूज किया, इसके बाद यूज करने के बाद जब डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज होने के बाद हम इसको निकाल देंगे बाहर। तो अब इसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ड्राई सेल्स और दूसरा हो सकता है मरकरी सेल्स। तो ये दो एग्जांपल्स हम लोगों को सिलेबस में है। ड्राई सेल्स होते और भी हैं प्राइमरी बैटरीज के एग्जांपल्स, बट हमारे पास दो टाइप के ये जो है सिलेबस में आते हैं, तो ड्राई सेल्स या फिर मरकरी सेल्स की हम बात कर लेते हैं। ओके, ये क्या है, एग्जांपल्स है हमारे प्राइमरी बैटरीज के। और सेकंड टाइप आता है सेकेंडरी सेल्स, तो सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज की बात करते हैं। ये क्या होंगे, दीज आर दोज व्हिच कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ओके, तो ये क्या होंगे, पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू देम एंड हेंस कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन। ओके, यानी कि इसमें क्या होगा, एक तरह से साइकिल चलती रहती है यहाँ पे, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल से भी यूज होती है बैटरी, जैसे लिथियम आयन बैटरी हुई, है ना, अभी कार्बन सिलिकॉन की बैटरी चल रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। तो ये क्या हो रहे हैं, ये हमारे पास ये रिचार्ज हम इनको कर सकते हैं। तो सेकेंडरी बैटरीज का यही मेन फीचर है कि ये रिचार्ज हो सकती हैं, और प्राइमरी बैटरीज का क्या फीचर होता है कि वो रिचार्ज हम उन्हें नहीं कर सकते, वन टाइम यूज होती है ना, और ये इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है ना। अब सेकेंडरी बैटरीज की अगर बात करें तो इसमें एग्जांपल्स हैं लेड स्टोरेज, इसमें निकल कैडमियम सेल्स या फिर फ्यूल सेल्स, ये तीन हमारे पास एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो अब हम प्राइमरी बैटरीज में या फिर प्राइमरी सेल्स में बात कर लेते हैं। क्या जो हमने एग्जांपल देखा था ड्राई सेल्स का, तो ड्राई सेल्स में देखें तो क्या हो सकता है, जैसे यूज इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक, यानी कि जो क्लॉक में हम लोग वॉल क्लॉक में यूज करते हैं उनमें, या फिर रिस्ट वॉच में यूज करते हैं हम, जो एनालॉग वॉचेस होती हैं उनमें हम छोटा सा सेल यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये ड्राई सेल्स का ही यूज हम कर सकते हैं, या फिर ट्रांजिस्टर्स में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांचे सेल, तो लेक्लांचे सेल का ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होते हैं। ओके, और इसकी वोल्टेज रेंज काफी कम होती है, फिर हम बोल सकते हैं इसकी वोल्टेज रेंज सॉरी काफी नहीं, कम नहीं, काफी अच्छी होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं 1.25 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक इनकी जो रेंज होती है वोल्टेज की वो हम देख सकते हैं। ओके, अब हम इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो समझेंगे इसको डायग्राम के थ्रू। डायग्राम कैसे बनाया हुआ हमने, यहाँ पे देखो, ये ग्रेफाइट का अगर हम कैथोड यहाँ पे ले लें, है ना, और इसके साथ अगर ये नेगेटिव पोल हो गया, और ऊपर वाला हम बात करें तो क्या है, ये पॉजिटिव पोल, और इसके पास क्या है, मेटल कैप लगा हुआ है, और ये जिंक का एनोड है ना, और ये NH4Cl और ZnCl2, और इसके साथ साथ MnO2 प्लस कार्बन का इसमें मिक्सचर फिल हुआ रखा हुआ है ना, और पेस्ट ऑफ क्या कर दिया हमने, इसमें फिल कर दिया पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस कार्बन ब्लैक। ये इतना सारा हमने क्या किया, इतने केमिकल्स का यूज करके हमने सीधा एक पेस्ट बना दिया, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह में फिल कर दिया, है ना। और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिया, MnO2 प्लस कार्बन का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिख दिया, और साथ साथ बाहर के आउटर कवरिंग में क्या कर दिया हमने, NH4Cl प्लस ZnCl2 यहाँ पे फिल कर दिया, और ग्रेफाइट का हमने कैथोड दे लिया। तब हम क्या देख सकते हैं इसमें, ये जो रिएक्शंस होगी वो कैसे कैसे वर्क करेंगी। पहली रिएक्शन जो एनोड पर होगी वो कैसे होगी, देखो, तो Zn क्या करेगा, Zn यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn का यहाँ पे, तो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। और अगर हम देखें तो कैथोड पे क्या देखने को मिलेगा हमें, तो 2MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिडक्शन देखने को हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक एक बार होने के बाद फिर ये बैटरीज यूजेबल नहीं रहती हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। अब इसको प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। ओके, नेट सेल की अगर बात करें, नेट सेल की जो रिएक्शन है, नेट सेल रिएक्शन, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि Zn प्लस MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव, एंड ये क्या बना रहा है, MnO या फिर OH जो एक्वस में हमारे पास बन रहा है, यानी कि H2O जो प्रेजेंट है वो OH के फॉर्म में यहाँ पे MnO के साथ में जुड़ा हुआ है, प्लस Zn NH3 होल 4। ओके,
और इस पर चार्ज 2 पॉजिटिव। तो ये इस टाइप से हमारा जो नेट सेल है वो रिएक्शन इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसकी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स में इसकी रिएक्शंस को भी पूछ लेते हैं, तो इसको याद रखना काफी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो इसके बाद अगर हम इसकी नोट की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट की फीचर क्या होगा, देखो NH3 फॉर्म not liberated but combines rapidly with Zn2 plus and Cl negative टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यानी कि जब भी क्या होगा NH3 जो होगा वो लिबरेटेड नहीं होगा। ओके, तो फॉर्म नहीं करेगा लिबरेशन का, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से डिपॉजिट नहीं होगा, लेकिन क्या करेगा ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है Zn और Cl के साथ में, है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक तरह से ऐसे भी बन जाएगा, ये नेगेटिव मैंने लगा दिया, यहाँ पे Cl2 यहाँ पे बन जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको बता सकते हैं कि ये फॉर्मेशन कर लेता है इस तरह से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। ओके, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हम लोग ऑलरेडी डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है क्या है, Zn NH3 और Cl2 ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन हो जाता है। या तो इस टाइप से बना सकता है, और सेकंड टाइप मैंने बताया जो वो ऐसे भी बना सकता है। ओके, NH3 और ये Cl2 इस टाइप से हम बोल सकते हैं इसको, ये फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, तो ये इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि क्या होगी। जो ड्राई सेल्स है वो हमने समझ लिया, प्राइमरी सेल्स का एक एग्जांपल, और इसके जो डायग्राम है वो हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे ये फंक्शंस करती हैं, है ना। तो ड्राई सेल्स के बाद अब हम नेक्स्ट सेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि है मरकरी सेल्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेल्स को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।